हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राजनीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो राज्यों के लिए सलाहकारी हैं, यानी कि उनको निर्देश देते हैं, उन्हीं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहा जाता है। तो आइए जानते हैं राजनीति के निर्देशक तत्व के बारे में। तो राजनीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो राजनीति के निर्देशक तत्वों की सिफारिश संविधान सभा में BN राव जी ने की थी और तेज बहादुर द्वारा इनका निर्माण किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इनका? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। और ये राज्य के लिए सलाहकारी हैं, वाद योग्य नहीं है। सलाहकारी मतलब सलाहकारी हैं, राज्य को सलाह देते हैं, वाद योग्य नहीं है। यदि स्टेट इनको लागू नहीं करता तो आप इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जिससे कि फंडामेंटल राइट में हमारे पास क्या था कि यदि सरकार हमारे किसी फंडामेंटल राइट को समाप्त कर देती है या कोई ऐसा कानून बना देती है जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो आपको आर्टिकल 32 के तहत ये राइट दिया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन DPSP में आपको ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिया गया। ये तो केवल एक निर्देशक तत्व है राज्यों के लिए। आइए जानते हैं राजनीति के निर्देशक तत्व किस प्रकार हैं। तो आर्टिकल 36 में बात कही गई है राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है। देखिए, राज्य की परिभाषा 2 आर्टिकल में दी गई है। एक तो आर्टिकल 12 में दी गई है जो कि भाग 3 में है, मौलिक अधिकारों में है, और दूसरी परिभाषा दी गई है DPSP भाग 4 अनुच्छेद 36। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है कि राज्य में क्या क्या आता है, जैसे कि केंद्र सरकार हो गई, केंद्र की संसद हो गई, राज्य सरकार हो गई, राज्य की विधानमंडल हो गई। ये सभी जो है आर्टिकल 36 में डिफाइन किए गए हैं। और आर्टिकल जो 12 है उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की वही परिभाषा दी जाएगी जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37, जिसको अनुच्छेद 37 कहते हैं, ये है, इसका मतलब है कि ये सिद्धांत सलाहकारी हैं लेकिन वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि यदि स्टेट या राज्य इनको लागू नहीं करता तो आप इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 38, राज्य जो है लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। कैसे करेगा लोक कल्याणकारी कार्य? मतलब कि लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो प्रदान करेगा। इसलिए कहते हैं कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आर्टिकल 39 में राज्य को कुछ नियमों का पालन करना होगा। आइए इनको जानते हैं। 39a, राज्य जो है स्त्री पुरुष और जितने भी बच्चे हैं उनको जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी कि उनको रोजगार उपलब्ध कराएगा। जो 39b है उसमें देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। सामूहिक हित का मतलब हमारे पास यहाँ है कि जितने भी संसाधन हैं उनका बंटवारा इस प्रकार से होगा कि जिससे सार्वजनिक कल्याण को प्राप्त किया जाए सके। 39c, धन के केंद्रीकरण पर रोक, यानी कि धन का बंटवारा इस प्रकार से हो कि वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, वो सभी के हाथ में हो। देश की जो संपत्ति है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, यानी कि उसमें केंद्रीकरण हो। और यदि यहाँ पर विकेंद्रीकरण होगा तो हम समाजवाद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है धन के केंद्रीकरण पर रोक, यानी कि धन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। और 39d बात करता है सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें। 39e बात करता है कि जो बच्चों की सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा।
40 बात करता है राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, और ये जो आर्टिकल है ये गांधीवादी सिद्धांत पर बेस है। आर्टिकल 41 बात करता है राज्य लोक सहायता प्रदान करेगा, जैसे बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा, विकलांगों के लिए लोक सहायता प्रदान करेगा, जैसे कि उनको पेंशन देगा, उनको और दशाओं में उनकी सहायता करेगा। 42 बात करता है कि राज्य महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्रदान करेगा, यानी कि जो मानवोचित दिशाएं होती हैं उनमें राज्य जो है उनकी सहायता करेगा। आर्टिकल 43 राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। 43A जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनके प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होगी। 44 बात करता है कि राज्य समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जहाँ पर सभी धर्म जाति के लिए संपत्ति, विवाह, तलाक आदि के नियम एक जैसे होंगे। सभी धर्मों के लिए संपत्ति, विवाह, तलाक के नियम या कानून एक जैसे होंगे। 45 बात करता है कि राज्य जो है 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और ये अब तो ये RTE भी बना दी गई है, राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आई, और इससे पहले ये एक्ट वो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, 86 अमेंडमेंट, जिसके द्वारा कहा गया था कि राज्य जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020 में, उसमें कहा गया कि 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद आता है हमारे पास 46, राज्य जो है पिछड़े वर्गों को, जैसे SC, ST, OBC, जितने भी पिछड़े वर्ग हो गए, इनको शैक्षणिक यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इनकी शिक्षा, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र होंगे और जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान करेगा। आर्टिकल 47 बात करता है जीवन स्तर और स्वास्थ्य का सुधार, यानी कि उनके जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, जब राज्य जो है नशीली वस्तुएं जैसे कि शराब, इन पर जो है इनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। आर्टिकल 48 बात करता है कि राज्य कृषि व पशुपालन के संगठन स्थापित करेगा। इसी में आता है एक पॉइंट कि राज्य जो है दूध देने वाले तथा बोझा ढोने वाले पशुओं के वध को रोकने का प्रयास करेगा, यानी कि राज्य जो है गो हत्या पर रोक लगाएगा। और इसके बाद आता है कि राज्य जो है वन व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। और जो ये वन व पर्यावरण संरक्षण का है आर्टिकल 48 में, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 49, राज्य जो है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय स्मारक मतलब कि जो जितने भी ऐतिहासिक हैं स्थान, उनका संरक्षण करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। 50 में आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका जिसमें हमारे मंत्री आ गए, जिसमें हमारी सरकार आ गई, न्यायपालिका जैसे कि कोर्ट हो गया, इनके जो कार्य हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, कार्यपालिका उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा, जैसे कि 51 स्मॉल ए कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की जाए। बी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध हों। उसके बाद आता है सी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। 51 डी, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद होंगे उनको पंचायत का मतलब है कि मध्यस्तर व शांति के निर्णय को स्वीकार करना। तो DPSP में हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अलग अलग तरह के आर्टिकल हैं, जो कि कुछ गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हो गए, जैसे कि पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। इसी तरह कुछ समाजवाद पर आधारित हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन देना,
देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग हो, धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाए, ये समाजवाद पर आधारित हैं। कुछ उदारवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जैसे कि जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो कि बाद में कुछ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डीपीएसपी में जोड़े गए। मतलब कि ये आर्टिकल ऐसे हैं डीपीएसपी में जो राज्य लागू करेगा। इनकी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है इनको लागू करना या ना करना। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आज की वीडियो में हमने बात की डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। इससे पहले हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच।